अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग आपको कहेंगे। नया दिन के साथ मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई तमन्नाएं हैं, बहुत सारी नई जो है नया अज़्म है और बहुत सारी नेक दुआएं हैं आप लोगों के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल से दो चार हैं या फिर कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। बज़ाहिर कम कद लेकिन इंसान बड़ा। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी इस खुसूसी सिचुएशन का मजाक बनाया, लेकिन बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सनाउल्लाह फैज़ ने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना लोहा मनवाया। 35 साला सनाउल्लाह ने दुनिया की 50 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होने वाली फ्रांस की साबान यूनिवर्सिटी से हाल ही में PhD की डिग्री हासिल की है और सनाउल्लाह फैज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सना, आप हमें पेरिस से माशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हाउ आर यू फीलिंग ऑन दिस अचीवमेंट? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि PhD आपने किस डिसिप्लिन में की? मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में की है। क्या बात, इतना मुश्किल काम और यकीनन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा नौकरी के मौके मिलते हैं, आपको अपना मुस्तकबिल रोशन करने के बहुत ज़्यादा चांस मिलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से आपका सफ़र का आगाज़ हुआ, किस तरह से आप यहाँ पर पहुँचे? क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में रहते हुए बाहर से तालीम हासिल करना हर शख्स का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब किसी किसी का पूरा होता है। तो प्लीज़ ज़रा अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग से है। एक गांव है कानक, वहाँ से। तो मैंने वहाँ से अपना जो इब्तिदाई तालीम है मैट्रिक तक वहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल कानक से वहाँ से कर ली। फिर उसके बाद क्वेटा आया, वहाँ पे मैंने अपना इंटरमीडिएट किया और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे क्वेटा में यूनिवर्सिटी है ब्यूटम्स, तो वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया। फिर उसके बाद मास्टर्स भी इसी फील्ड में किया और बस फिर उसके बाद शौक था आगे, मैंने कहा चल बाहर से डिग्री हासिल करने का। तो फिर मैंने HEC के अनाउंस करते थे स्कॉलरशिप्स, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। पहली दफ़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो फिर दूसरी दफ़ा हो गया और फिर यहाँ पे पेरिस में यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन पेरिस नॉर्थ, तो यहाँ पे एडमिशन हो गया। इस तरह से मैं क्या बात है। सनाउल्लाह, जो इलाका है मस्तूंग आपका, इससे पहले कि मैं आपसे मुश्किलात का पूछूं, लेकिन मस्तूंग का केक जो है वो तो बड़ा ही मशहूर है। तो वो ये हमारा लोकल कुजीन और वहाँ पे जो आपको शुरू में खाने पीने का मसला तो हुआ होगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब वो जाते हैं वो ना सिर्फ कल्चरल शॉक का शिकार होते हैं बल्कि उनको ये वाली भी बड़ी मुश्किलात होती हैं। इन मुश्किलात से कैसे निकले आप? डेफिनेटली शुरू में, क्योंकि हम लोगों का वहाँ पे जो जैसे हम कहते हैं कि देसी टेस्ट वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे इनका एक अलग ही क्यूजीन है जो भी सिलसिला है। तो शुरू के 3-4 महीने तो काफ़ी ही टफ रहे, लेकिन यह है कि फॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी हॉस्टल लाइफ काफ़ी गुजार चुका था, तो कुकिंग वगैरह मुझे आती थी। मैंने बस फिर दूसरे वीक से ही अपनी यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर ली। लेकिन यह है कि अब इनका भी काफ़ी हद तक टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो अब कोई इशू नहीं है। लेकिन बिल्कुल शुरू में काफ़ी मुश्किलात होते हैं यहाँ हमारे जो है कुकिंग और ये खाने पीने के हवाले से। सही। अच्छा सना, आप इस वक्त एक लिविंग एग्जाम्पल हैं, आप एक ऐसा किरदार है हम लोगों की ज़िंदगी में कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपसे सीखें, क्योंकि आपने मुआशरे की तंग नज़री, मुआशरे की तलखी को उस तरीके से बर्दाश्त किया, उस तरीके से फेस किया कि लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो लोग कुछ भी कहते रहें, उसकी परवाह नहीं करनी, आगे बढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है। मैं चाहूँगी कि वो जो लोगों का रवैया आपके साथ पाकिस्तान में रहा या लोग यहाँ पर आपको जिस तरह कॉमेंट करते थे या कुछ भी आपको अगर सुनने के लिए मिलता था, वो प्लीज़ आप अगर शेयर कर सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह है कि इंसान के फितरत में है कि अगर कोई कुछ भी कर ले तो उस पर तनकीद तो होती है डेफिनेटली। बाकी जहाँ तक मेरी बात है तो ठीक है, तनकीद हुए हैं या जो भी अल्फाज आप कहें,
लेकिन उसके साथ साथ मुझे सपोर्ट नहीं मिला है ऑनेस्टली। अगर मुझे तनकीद हुई है या किसी ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, तो मैंने उसको फिर अपने लिए एक तरह से पॉजिटिव वे में लेके मैंने कहा यार इसको करके दिखाना है फिर। तो मैंने उसको एक अलग एंगल से देख के और उसको मैंने अपने इम्प्लीमेंट किया है कि यार मैं, अगर आपने कहा कि नहीं कर सकते तो फिर मैं करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसी तरह से मैं आगे आया हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सपोर्ट भी रहा है मुझे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बेसिकली ख़ास तौर पे मेरे डेफिनेटली पेरेंट्स का सबसे पहले, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। उसके साथ साथ मेरी फैमिली का ओवरऑल, मेरे रिश्तेदार, मेरे अंकल्स, उनके फैमिलीज़, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मेरे असातिज़ा किराम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और इंस्टीट्यूशंस का जिनसे मैं पढ़ा हूँ। स्पेशली यहाँ पे जब मैं ब्यूटम्स में आया तो काफ़ी हायर एजुकेशन में तो मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा ब्यूटम्स का, ब्यूटम्स फैमिली का। बिल्कुल। यहाँ पे इस इदारे के सरबराह वीसी साहब, इंजीनियर अहमद फारूक बाजी साहब का, इनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। तो इन सब की सपोर्ट के साथ ही मैं पहुँचा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर सपोर्ट ना होती तो शायद मैं अकेले न कर पाता ऐसा। बिल्कुल, जैसे कि सनाउल्लाह आपने कहा कि जहाँ वो लोग हैं जो कि चीज़ें समझते नहीं हैं, वहीं वो लोग हैं जो चीज़ समझते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं यकीनन। लेकिन देखें, छोटा मोटा सपोर्ट सब करते हैं, लेकिन जो बड़ी फाइट आपने लड़ी है ना, वो आपने ही लड़ी। तो आप प्लीज़ अपना क्रेडिट तो किसी और को ना दें, ठीक है, क्योंकि आप अपने हीरो खुद हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें सनाउल्लाह भाई एक मुझे और बात बताइए। अब आपने माशाल्लाह वहाँ पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर ली है और बड़ी डिफ़िकल्ट डिसिप्लिन में भी। डू यू इंटेंड टू कम बैक? वापस आना चाहते हैं? वापस आके जो आपने पढ़ा, जो आपने हासिल की, अपनी कम्युनिटी, अपने शहर, अपने गांव को देना चाहते हैं? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैं इंशाल्लाह विद इन 20 डेज आई थिंक मैं वापस आ जाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे ये है कि अब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि जब डिग्री कंप्लीट हो गई उसके बाद काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, थीसिस सबमिट कर रहे हैं काफ़ी जगहों पे अथॉरिटीज़ के पास, और क्लियरेंस वगैरह जो होती है, तो उसमें मैं अभी बिजी हूँ। तो होपफुली विद इन 20 डेज आई विल बी बैक इंशाल्लाह इन पाकिस्तान एंड डेफिनेटली, क्योंकि जो मैंने एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने फेस की है अपने स्कूल लाइफ में स्टडी के हवाले से, या जो चीज़ें कमी है, साथ बेशक अच्छे असातिज़ा थे, उन्होंने पढ़ाए हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की कमी है जो मैं फील करता हूँ वहाँ पे। तो इंशाल्लाह मैं जितना हो सकेगा मैं अपना पार्ट प्ले करूँगा वहाँ पे ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। और एक बड़ी मशहूर लानिस्टर सेइंग है, नेवर फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल नॉट वेयर इट लाइक एन आर्मर, इट कैन नेवर बी यूज्ड टू हर्ट यू। यानी कि जो आपकी खासियत है उसको आप अपना लोहा बना लें, उसको ही आप अपना आर्मर बना लें, और फिर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैर आपको कुछ भी कहता हुआ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर की ऐसी लड़की से आपको मिलवाते हैं जिसने खुशनुमा रंगों के 3000 तोते पाले हैं। आपने कभी तोता पाला? बहुत। हाँ, देखा, मुझे पता था इसलिए मैं फैसल से पूछा। मैंने कभी नहीं पाला, लेकिन मुझे बहुत शौक है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन खातून का नाम है नीलम, जिन्होंने अपने घर में पिंजरों के साथ साथ मसनूई घोंसले भी बनाए हैं, और एक तोता पालने से शौक ये बढ़ा, और अब नीलम जो हैं, अब वो उन्होंने 3000 तोतों तक वो आ चुकी हैं। और यही नहीं, आधे घर के हिस्से पे इनका जो है वो तोतों का राज हो चुका है। और नीलम जो है वो इन्हें ऑनलाइन फ़रोख्त भी करती हैं, और कारोबार करके सिर्फ 24 साल की उम्र में ही ये वालिद का सहारा भी बन गई हैं। नीलम नदीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और मैं देख भी रहा हूँ कि जी आपने ना सिर्फ ये कि वो जो आयरन केजेस होते हैं, बल्कि जो आर्टिफिशियल के वो जो घोंसले होते हैं वो भी बनाए हुए हैं, बड़ा कमेंडेबल है। किस उम्र में परिंदे पालने का शौक़ हुआ आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और उसके बाद मैं 2013 से जो है ना वो इस बिज़नेस में, इस हॉबी में हूँ। अच्छा। जब 9th क्लास में थी मैं तब, और तब मैंने जो है ना एज आ शौक़ के तौर पर, जिस तरह लोग बजरी घर रखते हैं घर पे, वैसे रखे थे।
और फिर उसके बाद उससे शौक डेवलप होता रहा, उससे सीखने को मुझे मिला। मैंने जो है ना वो स्टार्ट बाजीगर से लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस चीज़ को मैंने फ़ील किया कि मैं जो है इसको एज आ बिज़नेस जो है वो कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो इन 2016 में जो है वो मैंने इनको जो है वो स्टार्ट लिया एज आ बिज़नेस के तौर पे। मेरे बाबा ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया स्टार्टिंग से ही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि मैं हाई एंड मोटेशंस और कमर्शियल सब ब्रीड करवा। क्या बात है। अच्छा, मैं देख भी रहा था कि आपके पास जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं ना, उनकी बड़ी अच्छी ब्रीड है। लव बर्ड हो गया, ब्लू पसनाटा हो गया। तो मुझे ज़रा बताएं कौन कौन से, जो कि बड़ा शौक होता है लोगों को, और बाज़ लोगों को नहीं पता होता कि जी इनके नाम क्या है, लेकिन आप नाम से अगर बताएंगे हमें तो बहुत से लोग इन ब्रीड्स को पहचान भी जाएंगे। तो प्लीज़ बताइए कौन कौन सी आपके पास ब्रीड्स हैं। मेरे पास इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्बाइनो, क्रीमिनो, पार्लो स्प्लिट इनो, और नेक्स्ट जो है वो हाई एंड म्यूटेशन में जब अगर आप बात करें तो उसमें जो है वो मेरे पास पेल फेलो, ओपलाइन पेल फेलो, पैलर्ड ओपलाइन, पैलर्ड डल्यूट ओपलाइन पेल फेलो, और पैलर्ड ओपलाइन मतलब डल्यूट ओपलाइन, उसके बाद ग्रे विंग और पर्सनाटा डन फेलो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दैट म्यूटेशंस। क्या बात है। अच्छा, सबसे सस्ता जोड़ा कितने का आपके पास है, और सबसे महंगे से महंगा कितना पेयर आपके पास है, ये बताइए। इसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं। इसमें एक तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आता है और दूसरा जो है ना वो हाई एंड म्यूटेशन होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 5000 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जो है वो 5 लाख टू ऑनवर्ड्स जाता है। ओह गॉड। तो मुझे ये बताएं कि आगाज में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए कि आपके बिजनेस शुरू कर सके। आगाज़ में आपके पास जिस तरह जिसको कहते हैं ना कि आपको पहले लर्निंग होती है देन अर्निंग होती है। तो उसमें ये है कि आप पहले सीखें, एक नॉर्मल बर्ड लगा के एक छोटा स्टेप लेके एक पेयर से स्टार्ट करें। आप उससे सीखने को आपको मिलता है। सही। और उसके बाद जो है वो आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है, वो आना ही आना है। लेकिन ये है कि जब आपके पास सीखने को आपके पास वो होती है चीज़, आप सीखा होता है आपने, उसके बाद जो है वो आपको नॉलेज होता है कि किस तरह बर्ड्स को क्योर करना है, उनकी डिजीज़ को कैसे क्योर करना है आपने, तो फिर वो आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जितनी आपका बजट आपको अलाउ करता है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा नीलम, हमने ये सुना है कि जो महंगे परिंदे होते हैं उनके नखरे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये परिंदों के नखरे उठाने पे कितना खर्च हो जाता है, क्योंकि जाहिर है इनकी डाइट मैनेज करना, फिर उसके अलावा इनका ख्याल रखना, सर्दी गर्मी के लिहाज से इनको वो माहौल देना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये आप सब किस तरह से मैनेज करती हैं? इस तरह से मैनेज करती हूँ क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बर्ड थोड़े ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इनका काम जो है वो हम ऑल फैमिली मेम्बर्स मिलके करते हैं। मैंने कोई भी जो है वो वर्कर हायर नहीं किया हुआ इन बर्ड सबको जो है वो लुक आफ्टर करने के लिए। तो हम सब फैमिली मेम्बर्स मिल के काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, और सेकेंडली ये है कि आप जो है वो कह रही हैं कि किस तरह बर्ड्स की जो है ये केयर की जाती है। डाइट का आपने पूछा, तो डाइट प्लान जिस तरह हम इंसान हम घर में जो है वो डाइट प्लान अपना फॉलो करते हैं, सेम ऐसे इनका भी जो है वो डाइट प्लान फॉलो किया जाता है। और इनकी जो है वो सीड मिक्स जो होते हैं, इनके सॉफ्ट फूड, इनको आपने क्या विटामिन्स यूज़ करवाने हैं, पानी में क्या यूज़ करवाना है विटामिन्स, गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज़ होते हैं। तो सिर्फ इस तरह जो है ना इनकी डाइट को फॉलो किया जाता है। अच्छा, मुझे क्योंकि यह बड़ा वास्ट टॉपिक है, मुझे ये बताइए कि सफाई सुथराई का ख्याल इनका रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि इनका जो मोर्टेलिटी है रेट, वो अगर एक मर्तबा आए तो ऐसा भी होता है कि जो अंडे बच्चे हैं या अभी जिनको पट्ठे कहा जाता है, छोटे बच्चे, वो आन की आन में सफाई हो जाती है उसकी। तो इस बात का कैसे ख्याल रखती हैं आप? कितना टाइम लगता है सफाई सुथराई और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह में? इनकी सफाई सुथराई में अगर क्लीनलीनेस की बात की जाए तो डेली वेजेस पे जो जिस तरह हम घर में काम करते हैं वैसे नॉर्मल रूटीन में सफाई होती है। और हर 8 दिन के बाद या हर 15 दिन के बाद, मतलब जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ होता है तो तब तो हर संडे के संडे, मैंने तो संडे फिक्स किया हुआ है। अच्छा। तो संडे के संडे सफाई की जाती है और हम घर में मेरे बहन, मेरे भाई या मेरे बाबा मिलके हम काम करते हैं और सब बर्ड्स का काम अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 घंटे में करके फारिग हो जाते हैं। लेकिन जब
सफाई की बात की जाए तो वो जो है वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी जो आपने वैक्सीनेशन की बात की तो जो सारा बर्ड रूम है उसको डिसइंफेक्ट जो है वो विरकोन ऐसे किया जाता है, लोगों ने ब्रोमोसेप्ट लोग यूज़ करते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह को जो है वो ख़त्म करने के लिए। अच्छा नीलम, कहा जाता है कि जो परिंदे पालते हैं, आई डोंट नो कि एक्सपीरियंस कैसा आपका रहा है, ये किस हद तक सच है कि परिंदे पालने से सांस की बीमारी हो जाती है, ऐसा है? आपको समटाइम्स देखिए कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों को जो है वो सांस का इशू होता है, तो जब इसका सीड मिक्स जो आप साफ़ करते हैं तब जो है ना टाइम आपको इशू हो जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं सेंसिटिव हूँ, मेरी जो है वो इन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, तो आप अपनी थोड़ी जो है वो केयर करें। तो वैसे इनसे कोई ज़्यादा इतना इशू नहीं होता, नॉर्मली है, ज़्यादा इशू नहीं होता। नीलम बहुत शुक्रिया, थैंक यू। करते हैं आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आपने याद दिलाया मुझे मेरे मरहूम वालिद और उनका तोतो का कारोबार, तो थैंक यू फॉर दैट। चलें भाई। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको सुनाते हैं दो ऐसे कबीलों की कहानी जो सालों से आपस में लड़ते थे, लेकिन उनकी दोस्ती हुई माहौल दोस्ती की वजह से। अब आप हैरान रह गए होंगे कि माहौल दोस्ती की वजह से दोस्ती होना ये कैसे हुआ है। तो फैसल ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किनारे पे मौजूद हैं हम ऐसे किनारे पे हैं जहाँ पे सालों पुरानी दुश्मनी को किनारे लगा दिया गया है, और उसकी वजह आप मेरे अकब में ये मैंग्रोव्स यानी मुकामी ज़बान में तिमुर के पौधे और दरख्त देख सकते हैं। लेकिन दुश्मनी भी इसी वजह से थी और ख़त्म भी इसी वजह से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों और दरख्तों की वजह से दुश्मनी कैसे हो सकती है, और जब दुश्मनी हो सकती है तो फिर ख़त्म कैसे हो सकती है। तो फिर आइए आज आपको दिखाते हैं कि कैसे माहौल दोस्ती ने दो लड़ते कबीलों को आपस में दोस्त बना दिया। मेरा नाम है ताजन जत फकीरानी। मोहम्मद सलीम दबलो, केटी बंदर, गोट मीरू दबलो। और ये दोनों जो कभी लड़ते थे आज इकट्ठे हैं। इनके इकट्ठे होने की वजह ये पौधे हैं। लेकिन आखिर झगड़ा था क्या? जब ये हमारी इनसे लड़ाई हो रही थी कि ये जब पौधे लगाएंगे तो हमारे मुआशी बंद करेंगे या पैसे बंद करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो इसको काट रहे थे, तो फिर काट कर इसको ख़त्म कर दिया, पूरा सा समझो कि ख़त्म कर दिया। हमारे 300 के लगभग घर है, गाँव है, तो सारे मुखालिफ थे। एक कबीले के मवेशी दूसरे कबीले के मैंग्रोव्स को चर जाते थे। दूसरा कबीला बदले के तौर पर पहले कबीले के मैंग्रोव्स काट देता था। इस आपसी लड़ाई में सिर्फ मैंग्रोव्स का नुकसान नहीं होता था। तो उसके बाद जब हमारी मछली और झींगे में भी जो है वो कमी पेशी आई। लेकिन फिर तब्दीली आई। जो हमारे पास आए वो WWF पाकिस्तान, जिसने हमें बोला कि भाई आप इसी को क्यों कटवा रहे हैं, इसी के तो फ़ायदे बहुत हैं, तो आप इसी में अंदर थोड़ा सा काम करके देखें। हमने ये एक तंजीम बनाई इस पे काम किया, तो वो आपस में अभी फॉरेस्ट वालों से भी मिलके काम कर रहे हैं और WWF का भी साथ है हमारे साथ। जब WWF वाले आए तो औरतों ने उसके साथ मिलकर अच्छा काम किया। थोड़ी सी रहनुमाई दुश्मनी दोस्ती में बदल आई, परेशानी की जगह खुशहाली लाई। मुझे नालो बेबी आई, मीरू दबलो गोठ जी रवा को आया। मेरा नाम बेबी है, मैं मीरू दबलो गोट की रिहायशी हूँ। हमने ये नर्सरी बनाई है और इस नर्सरी ने हमें खुशहाल कर दिया है। जैसे माँ बच्चे को पालती है वैसे ही हम नर्सरी को पालते हैं। यहाँ से नर्सरी पालिंदा है। ये बेबी है, ये बेबी की बेबी, और बेबी अपनी बेबी के साथ मिलकर
तुमर यानी मैंग्रोव्स के इन पौधों को अपने बेबी की तरह परवान चढ़ा रही हैं। तुमर की नर्सरीज ने न सिर्फ यहाँ की औरतों के हुनर में इजाफा किया बल्कि उन्हें माली तौर पर मजबूत भी किया। अब तो हम इसको बेचते भी हैं। इसकी फरोख्त से हमें अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। कुछ पैसों से हम नई नर्सरी लगाते हैं, कुछ पैसे अपने ऊपर लगाते हैं। आपने वो सुनहरी रहनुमा उसूल तो सुने ही होंगे कि ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए, यही रहनुमा उसूल मैंग्रोव्स के लिए भी है। ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो ज़्यादा मछली आता है, ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो ज़्यादा झींगा आता है, ज़्यादा मैंग्रोव्स होता है तो माहौल को ठीक करने में मदद मिलती है, यानी कि कार्बन सेक्वेस्टरिंग। जितने ज़्यादा मैंग्रोव्स होंगे, एक रिसर्च के मुताबिक अगर 1 हेक्टेयर एरिया पे आपके पास मैंग्रोव्स उगे हुए हैं तो उसमें माहौल से जहरीला कार्बन खींचने की ताकत 5 गुना ज़्यादा है अगर उसका मुकाबला किया जाए नॉर्मल प्लांटेशन से। मैं अभी तक तकरीबन 10,000 हेक्टेयर से ऊपर हमने लगा के चुके हैं अभी तक। इतने हवाओं के प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, ज़मीन का कटाव होता है, तो ये तुमर जहाँ पर लगे हुए होते हैं तो वहाँ पर ज़मीन का कटाव बिल्कुल हो तो रहे हैं लेकिन कम, और जितने पानी का चढ़ाव था वो भी कम है। तो उसी के अलावा जितने जगह थी जहाँ पर लगे नहीं हुए थे तुमर, तो वहाँ पर लगा के फिर मच्छी के तादाद भी बढ़ गए हैं और झींगे के भी तादाद बढ़ गए हैं। तो उसी में अल्लाह का शुक्र है कि हम हमारा जो गुज़र सफ़र भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। पौधा एक, फायदे अनेक। तुमर यानी मैंग्रोव्स इस बेबी का मुस्तकबिल संवार रहे हैं, इन बेबी को माशी खुशहाल बना रहे हैं और दबलो और जत कबीले की सालों पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल रहे हैं। तुमर यानी मैंग्रोव के इन पौधों और दरख्तों ने कई सालों की दुश्मनी को जड़ से उखाड़ फेंका है। कभी आपस में लड़ते हुए ये जत कबीला और दबलो कबीला अब मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर इन मैंग्रोव्स को प्रिजर्व कर रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। यानी कि कहना तो बनता है माल दोस्ती जिंदाबाद। ठीक है। ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये दोस्ती की जो वजह बनी है, यही माहौल को अच्छा बनाने की भी वजह होती है। अब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बहुत सारी और खबरें आपके सामने रखेंगे, साथ रहिए। ठीक है। ठीक। क्या आप गोरा लगना चाहते हैं? नहीं, ऐसा बहुत सारे इश्तिहार जो हैं आपने देखे होंगे, लेकिन अच्छा, अब महंगा इश्तिहार के अलावा आप ये देखें कि ये हमारे मुआशरे की साइकी बन गई है कि जी फलाने बंदे का रिश्ता है, गोरा है तो फौरन आ जाएगा, काला है तो शायद नहीं आएगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम शायद डिनाई नहीं कर सकते, और फिर शायद इसीलिए हर कोई चाहता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। अब खूबसूरती का मतलब ये नहीं होता कि आप गोरे नज़र आएँ, ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। खूबसूरती का मतलब होता है आपकी स्किन हेल्दी हो, आपकी स्किन ग्लो करे, आप एग्जैक्टली आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं हो, आपकी स्किन जो है वो रफ नहीं हो, फाइन लाइंस नहीं हो, आप भले से आपका गंदुमी रंग है लेकिन आप अट्रैक्टिव हो। अच्छा, अब इसके लिए ख़वातीन क्या करती हैं, गोरे होने के लिए क्या करती हैं कि बहुत सारे जतन किए जाते हैं जी। मुंह पे डिफरेंट टाइप्स के मास्क लगाए जाते हैं, महंगी नाइट क्रीम्स होती हैं जिसमें मरकरी की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और वो जो आपको कहते हैं ना कि आप 2 दिन में गोरे हो जाएंगे, वो तमाम ख़वातीन जो 2 दिन वाला फार्मूला, उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि प्लीज़ जिस क्रीम में मरकरी ज़्यादा है वो क्रीम आपकी स्किन पे उतनी जल्दी असर तो कर जाती है, लेकिन उसके बाद आपको स्किन कैंसर हो सकता है। इंटरनली आपकी स्किन जितनी डैमेज हो जाती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वक्त से पहले बूढ़ा लगना शुरू हो जाते हैं।
डॉक्टर अरीज हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? पहले से ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव और माशाल्लाह आपकी स्किन ग्लो कर रही है इतनी ज़्यादा। अच्छा मुझे बताएं, कौन सी क्रीम लगाई? ये भी आप ऑनर बताएंगी। अच्छा जी, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। वो खवातीन या इवन मर्द हजरात भी जिनको उनकी स्किन से रिलेट कोई भी इशू है वो प्लीज़ फ़ोन उठाएं, नंबर डायल करें, अपना इशू डॉक्टर अरीज के साथ डिस्कस करें, घर बैठे आपको इलाज मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, हमारी सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जी खूबसूरत लगने का मतलब है कि गोरा लगना। मैं चाहूंगी प्लीज इस पे थोड़ा कमेंट करें। गोरा इज नॉट, मैं कहती हूँ जब आपके पास स्किन है तो आप स्किन का इस तरीके से ख्याल रखें कि उसकी टोन टेक्सचर अच्छी होनी चाहिए। अपनी एज से आप पीछे लगें, कितना पीछे लगें? कम से कम 10 साल तो लगें। कम से कम 10 साल। आपकी अगर ये चीज़ें होंगी ना तो आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं होता। देखो हम देखते हैं कि एक्नी तो नहीं हो रही, स्किन रफ तो नहीं हो रही, टेक्सचर कैसा है, ये चीज़ पहला इंप्रेशन देती है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ है ना कि कॉम्प्लेक्शन पहला देता है, ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। दूसरा, आप ये सोचिए कि आपके सेल्स में डार्क कलर जो आता है, जो पिगमेंट दे रहा है वो प्रोटेक्टिव पिगमेंट है। अगर हम देखें दुनिया को भी तो ग्लोबली जो एरियाज हैं या जो मुल्क ममालिक हैं जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन सन की जो हमारी हार्मफुल रेज है उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो आप जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेकर, जो आजकल बहुत वाइटनिंग इंजेक्शंस भी चले हुए हैं या आप स्क्रीम्स लगाते हैं, तो आप अपना नेचुरल पिगमेंट ख़त्म कर देते हैं। सही है। डॉक्टर साहब हमें लाहौर से कॉलर ने ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, समर हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। समर बताएगा क्या इशू है आपका स्किन के? समन हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी है। स्किन के हवाले से क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा से आप? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि ड्रेस भी बहुत प्यारा, मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। आप अपना एड्रेस हमारी टीम को नोट करवा दें और बशर्ते ये कि ये ड्रेस आपको आ जाए तो मैं जरूर आपको भिजवाऊंगी। आप अब डॉक्टर साहब मिलेगा मुझे, वैसे मिलेगा मुझे, बिल्कुल मिलेगा। आप सिर्फ ये काम करें कि आप अपना एड्रेस नोट करवा दें और अब आप सवाल कर लें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। जी मैं डॉक्टर साहबा से सवाल करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो प्लीज़ मुझे कुछ बता दें। ऑयली स्किन के लिए देखो ऑयली स्किन वैसे ना अच्छी होती है, दैट मीन्स कि आपके हेल्दी ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्किन ड्राई नहीं होगी। ड्राई स्किन एज ज़्यादा जल्दी करती है। बट अगर बहुत एक्सेसिव ऑयल और उसकी वजह से एक्नी है या पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो इट्स वेरी सिंपल कि आप एक तो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, अपनी डाइट में से ऑयली स्पाइसी फूड्स कम कर दें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, दही का इंटेक, ये चीज़ें होनी चाहिए डाइट में। एक सवाल ये कि चूँकि मेरी भी ऑयली स्किन है, ये वैसे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि ऑयली स्किन पे एक्नी बहुत जल्दी हो जाती है, ऐसा है? ब्लॉक हो जाते हैं। देखो जो ऑयली स्किन होगी ना वो पोर्स ब्लॉक करेगी। तो अगर आप डेली कि आपने रूटीन अपनी एक सेट की हुई कि रात को आपने अच्छी सी क्लेंजिंग करनी, क्लेंजिंग के लिए ये नहीं कि बहुत कोई हाई एंड आपने प्रोडक्ट्स लेने, आप सिंपल कोकोनट वाटर से कर सकते हैं, आप रोज़ वाटर से कर सकते हैं। क्लेंजिंग करना इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छा फेस वॉश जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर लें। अच्छा। तो और अगर देसी उस पर जाना है तो देसी दही एंड शुगर इज़ वेरी गुड, क्योंकि दही जो होता है वो उसमें लैक्टिक एसिड है वो क्लीन करता है स्किन को। शुगर जो होती है ना वो एक्सेस इन्फ्लेमेशन कम करती है। एक चीज़ ये कि हम जब भी जाते हैं ख़ासतौर पर खातीन या फिर इवन फदा से हम लोग भी जब मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं और कहते हैं जी ये फेस वॉश है एंड लेट्स वॉश इट एंड दैट्स इट। हमें इन प्रोडक्ट्स को लेते हुए कितना ध्यान रखना चाहिए? देखो एक तो प्रोडक्ट्स के ऊपर देख लें कि उस पर एलर्जी का फैक्टर क्या लिखा है। हाइपोअलर्जिक मींस के जिनमें टेस्टेड होता है कि एलर्जी कम प्रोड्यूस होगी। देन डोंट गो फॉर प्रोडक्ट्स जो आपका किसी और ने बताया कि भाई मैंने ये इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि उसकी और आपकी स्किन को होती है। चारकोल वाला किया था, मैं जबरदस्त हुआ था साफ, तो आप भी करना। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं करना, अपनी स्किन देख के आपने। अगर ऑयली स्किन है तो उसमें हम कहते हैं कि जिसमें सैलिसाइलिक एसिड डाला हो अराउंड उसकी कम परसेंटेज हो, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज इट्स इन एसिड, तो उसके अंदर फेस वॉश है या क्लेंजर है या टोनर है तो वो आपको ऑयली स्किन में हेल्प करता है। अच्छा। जो ड्राई स्किन के होते हैं दे शुड लुक फॉर जिसमें जैसे बेस है कोकोनट की या कोई क्रीमी टेक्स्ट बेस डला हुआ है, दैट दे गो फॉर दैट। लेकिन अगेन अगर आप स्किन को अपने करना चाहते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल से टीन एज से लेकर अराउंड 20-30 तक कितना टाइम होता है कि हम डिसाइड कर लें कौन सा प्रोडक्ट हमें सूट कर रहा है। आपको उस दौरान अपनी स्किन का पता चल जाता है। और स्किन फीमेल्स के साथ एक ये चीज़ होती है कि स्किन विद हार्मोन्स विद एज चेंज होती है हमारी स्किन, बिकॉज जैसे जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं देन 35 क्रॉस करते हैं हमारी स्किन ड्राई की तरफ हो जाती है। दैट इज़ बिकॉज हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं। सही है, ठीक है। सरगोदा से हमें ज्वाइन किया है ज़ियाफत ने, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाफत, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा से क्या सवाल करेंगे आप? जी ज़ियाफत आप मुझे सुन पा रहे हैं?
अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल मिला लें आप। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम हमेशा, हमारी माएँ ये हमें कहती हैं कि अच्छा खाओ ताकि अच्छे दिखो। ये तो आप आगे ना कि फलानी चीज़ मुंह पे लगा लें, नींबू का रस लगा लें, खीरे आंखों पे रख लें या दही लगा लें, लेकिन जो आप खाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है बजाय इसके कि आप वो अपनी स्किन पे लगा लें। बिल्कुल, देखो इंटरनली आपकी जितनी हेल्थ अच्छी होगी ना, आपका गट सिस्टम जितना अच्छा होगा, जितने न्यूट्रिशन आपके अंदर ज़्यादा होगी, आपकी स्किन, हेयर, आपका पूरा फंक्शनिंग बॉडी की वैसी हो जाएगी। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो करते हैं ये चीज़ इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जितने ग्रीन हैं, रेड फ्रूट्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं। ग्रीन फ्रूट्स हैं तो उसके अंदर जो है विटामिन बी की सोर्सेज अच्छी हैं, उसके अंदर विटामिन सी की सोर्सेज अच्छी हैं। रेड फ्रूट्स में विटामिन ए की सोर्सेज, रेड, ऑरेंज, येलो जो होते हैं थोड़े, उनमें विटामिन ए की सोर्स अच्छी होती है। एंड जितने भी ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, दे हैव विटामिन सी विच इज़ अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमें एजिंग हमारी पीछे कराता है। जो फ्री रेडिकल्स यानी कि जो तोड़ फोड़ हमारे जिस्म में हो रही है, उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको ख़त्म करता है। तो आपने जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आपने लेने। सही। इस्लामाबाद से तौसीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा डॉक्टर साहिबा से सवाल है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी आवाज़ आ रही है प्लीज़। जी डॉक्टर साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं शावर वगैरह लेता हूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है ना। तो उसके बाद मतलब वैसे स्किन मेरी ऑयली है, वो 2-3-4 घंटे गुजरने के बाद बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल आ जाता है ना। अच्छा, लेकिन आफ्टर शावर उनकी जो बॉडी है वो ड्राई हो जाती है। अगर आप शावर में एक्सेस स्क्रबिंग कर रहे हैं, सोप बहुत कोई ऐसा हार्श किस्म का यूज़ कर रहे हैं, जो होते हैं ना कि ऑयली स्किन सोप्स आते हैं, तो वो आपके ऑयल्स रिमूव कर देते हैं। दूसरा, गर्म, बहुत तेज़ गर्म पानी से शावर लेने में स्किन ड्राई हो जाती है। अच्छा, अगर जब आप एक्सेस ड्राई करेंगे तो आपकी स्किन जो पहले ही ऑयली है उसको एक आपकी ब्रेन सिग्नल देगी कि भाई ऑयल ख़त्म हो गया, तो वो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करेगी। तो अगर आपने बैलेंस करना है तो आप ये चीज़ें कि आप बहुत हार्श सोप्स ना यूज़ करें, आप जो है बहुत तेज़ गर्म पानी से ना लें, और जब आप नहा के निकलते हैं तो एक नेचुरल कोई बॉडी मॉइस्चराइज़र या आप रखें, क्योंकि आपको ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइज़र वही, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है हमारे लोगों के दरमियान कि जी आपकी स्किन अगर ऑयली, आप कोई भी उठा ले, आप बटर स्क्रब ले लें, या आप कोकोनट स्क्रब ले लें या कोकोनट क्रीम ले लें। कोकोनट तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि ऑयली स्किन के लिए क्या वो प्रोडक्ट यूज़ की जाती है जिसके अंदर ऑयल ऑलरेडी मौजूद हो? देखो, अगर आप ऑयली स्किन के लिए कोकोनट है, या जैसे आप जो है एक ग्रेप ऑयल आता है, वो अगर आप यूज़ करेंगे ना तो एक्सेस ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और नहाने के बाद करें, जब पहले ड्राई हुई उसके। एक चीज़ और भी, बहुत से लोग ये कहते हैं जी जो आपके पोर्स हैं उनको अगर सही से आपने खोल के वॉश करना है तो आप ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंड नहीं, ये जो गर्म पानी, ठंडा पानी, या फिर कौन से पानी का टेम्परेचर अच्छा होता है स्किन के लिए? जो टैप वाटर होता है ना वो अच्छा होता है, ठीक है। आप नॉर्मल टैप वाटर से दें। अगर आपने क्लिनजिंग करनी है और आप हफ्ते में या 10 दिन में करना चाहते हैं, स्टीम ले लें। स्टीम लेने के बाद आइसिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसकी रीज़न है कि आपने जो पोर्स ओपन किए हैं वो वापस कैसे श्रिंक होंगे। अच्छा, ये वैसे होता है कि आपने अगर कोई फेशियल लिया है, कोई वैक्सिंग ली है फेस पे, या आपने घर में क्लिनजिंग की है, या आपने स्टीम इवन लिया है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, उसके बाद आप आइसिंग करें तो वो पोर्स बंद होते हैं, पोर्स श्रिंक होते हैं। और आइसिंग वैसे भी अगर फीमेल्स करें ना तो उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, बिकॉज आइसिंग में ये होता है कि जब आप आइसिंग करके ख़त्म करते हैं तो आपकी ब्लड फ्लो अच्छी होती है स्किन में। ओके, तो जब जितनी अच्छी ब्लड फ्लो होगी किसी भी टिश्यू की, वहाँ पे जो है आपकी उतना अच्छा ग्रोथ होगी, उतना अच्छा कोलेजन बिल्ड होगी। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग डिटॉक्स वाटर बनाते हैं और कुछ अपने तौर पे बना लेते हैं, हर चीज़ इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, तो ये मछलियाँ डालने की कमी रह जाती है। ये जो डिटॉक्स वाटर बनता है ये कितना इफेक्टिव है आपकी हेल्थ के लिए, और स्पेशली इसमें ऐड क्या होना चाहिए? देखो, डिटॉक्स वाटर अगर आप वो समझ रहे हैं कि पानी में चीज़ें डाल के मैंने रख दी और वो एक्सट्रैक्ट निकल आएगा और पूरा दिन मैंने पी लिया, वो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज देखो, उसके आप जो भी इंग्रेडिएंट्स में फ्रूट डाल रहे हैं या वेजिटेबल्स डाल रहे हैं ना, उसके अंदर चीज़ें हैं, वो एक्सट्रैक्ट या तो बॉयल कर लें आप या कुछ नहीं, वो कुछ नहीं होगा उसमें। आप या तो, मैं कहती हूँ अगर डिटॉक्स ड्रिंक्स बनानी है तो ब्लेंड कर लें आप। ब्लेंड का फ़ायदा ये होता है कि यू आर टेकिंग एवरीथिंग, उसमें फाइबर भी चला जाएगा, आपकी सारी न्यूट्रिशन है। जैसे आप स्ट्रॉबेरीज आजकल आने वाली हैं, आई एम लाइक वेरी फाउंड ऑफ स्ट्रॉबेरीज, और मैं हर पेशेंट को कहती हूँ जितना अरसा सीजन है खाओ, सुपर फूड्स हैं। स्किन, हेयर, आपके इंटरनल फीमेल्स के हार्मोन्स के बैलेंस के लिए तो बेरीज आर एक्सीलेंट। तो स्ट्रॉबेरीज जब आएँ तो आप लें, उसमें आपको लाइकोपिन भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, विटामिन सी भी मिल जाएगी। ठीक है, हमें रावलपिंडी से कॉलर ज्वाइन कर चुकी हैं रुबीना, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रुबीला, क्या सवाल है आपका?
वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने अपनी स्किन का पूछना है कि स्किन पे वाइट एक्नी और ब्लैक एक्नी बहुत ज़्यादा है। ओके, वाइट एक्नी और ब्लैक एक्नी। वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स में ये होता है कि वाइट हेड्स जो होते हैं ना वो पोर्स होते हैं जिसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई होती है, या ब्लैक मेकअप से हो जाए, वो ब्लॉक पोर्स होते हैं। जब क्लिनजिंग करें अच्छे किसी में इस तरह के पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप ऐसा क्लेंजर लें जिसमें लिखा हो एस्ट्रिंजेंट या सैलिसाइलिक एसिड। अच्छा, इट रिमूव्स दोज डर्ट, अंदर से क्लीन करता है, उसके बाद आइसिंग कर लें। तो फिर ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो किसी को दिखा दें, बिकॉज स्किन इज ऑल समथिंग जिसको हम देख के ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस करते हैं। कभी कभी हम लोग कह रहे होते हैं वाइट हेड्स हैं, वो मीलियाज होते हैं। मीलियाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कहते हैं ना हाँ ब्लैक हेड्स का भी बता दें। ब्लैक हेड्स भी इसी तरह क्लिनजिंग करेंगे, प्रॉपर्ली ब्लैक हेड रिमूव करेंगे एंड देन आइसिंग करेंगे। लेकिन आपसे पूछना है फेशियल्स बहुत हार्श फेशियल्स नहीं लेंगे। घर में अमूमन ऐसा होता है कि आप ये कहते हैं कि अच्छा आप ना कॉफी स्क्रब बना लें, उससे आप अपने फेस की स्क्रबिंग करें और उसके बाद आप ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकाल लें। ये जो कॉफी स्क्रब का एक कॉन्सेप्ट है तो ये वाकई सही है? देखो स्क्रब्स आप जब भी बनाओगे ना, स्क्रब में दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो वो चीज़ जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करे, अच्छा, ठीक है। दूसरी वो चीज़ जो क्लिनजिंग से पोर्स को क्लीन करे। तो कॉफी प्लेज दैट फंक्शन, बट आपने स्क्रब करने के बाद दबा दबा के ब्लैक हेड्स नहीं निकालने। ये शायद हमारे सैलून्स में भी ये प्रैक्टिस होती है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि वो जो आप दबा दबा के निकालते ना ब्लैक हेड या कोई भी वाइट हेड, तो वो भाई निकलता भी प्रॉपर नहीं है, निशान पड़ जाता है और फिर वो आधा निकल जाता है, आधा रह जाता है और उसके बाद पिंपल्स होते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बहुत सारे कॉलर्स थे जो कि कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की कमी थी, जितने कॉलर्स की हम कॉल मगर हम दोबारा से सिर्फ आपके लिए ये सेगमेंट रखेंगे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पे पेज है, आप फीडबैक भी दे सकते हैं, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फीडबैक दे सकते हैं। कुछ टॉपिक अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।